हेलो दोस्तों, नॉलेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता। अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपके समक्ष मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ, ताकि हम समय के रहते हम अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकें और हमारा सिलेबस जल्द से जल्द पूरा हो सके। ठीक है, तो हम पहले अपने टॉपिक की ओर बढ़ने के पहले हम आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट और का एक बार और कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और जो स्टूडेंट तैयारी में लगा हुआ है और वो कोचिंग का जो मतलब कोचिंग की जो फीस है उसको पेमेंट करने में असमर्थ है, तो मेनली हम ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो कि उनकी तैयारी में उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। तो अपनी हम बातों को विराम देते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम लोग कल कहाँ तक पहुंचे थे? हम लोग कल पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता। उसको कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था और कुछ पार्ट्स हमने कंप्लीट भी कर लिए थे, जिसमें कि हमने जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से संबंधित जो जुड़े व्यक्ति थे उनके बारे में पढ़ा था। फिर उसके जो तिथि क्रम या काल क्रम के बारे में जो भी इतिहासकारों में डिस्प्यूट बना हुआ था उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। फिर जो नामकरण था, नामकरण किस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का किया गया, तो उसके बारे में हमने जाना। और उत्पत्ति के मत, उत्पत्ति से संबंधित मत जो दो निकल करके आए थे, देसी मत और विदेशी मत, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से हम कल जो आप लोगों को जो हमने पढ़ाया था उसको हम रिवीजन करना चाह रहे हैं। तो हमने कल सबसे पहले पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो वो चार्ल्स मैसन महोदय थे। 1826 में उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले जानकारी उन्होंने दिया। दूसरे कौन आते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि उन्होंने 1853 से लेकर 1856 तक यहाँ पर रिसर्च किया, लेकिन कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट उनको कोई भी चीज नहीं मिली जिससे कि उन्होंने इस सभ्यता को के महत्व को नकार दिया। ठीक है, फिर आता है कौन सा? 1856 का दौर आता है, जब कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो ब्रंटन बंधुओं ने जो खुदाई किया रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, तो उसमें जो ईंटें मिली तो उसके बारे में भी हमने जाना कि उन्होंने ईंटें निकाल करके रेलवे ट्रैक पर बिछा दिया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया किसी का। फिर 1905 में जो है गवर्नर जनरल करजन के समय जो है इसकी स्थापना किया गया, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। फिर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा राज कब खुला? जब 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जो है पुरातत्व के अध्यक्ष बने। ठीक है, जब इसके निदेशक बने तो इन्होंने पहले ही सुन रखा था, तो इन्होंने दो भारतीयों को अपने साथ लिया। उन दो भारतीयों के नाम क्या थे? एक थे दयाराम साहनी और दूसरे कौन थे? राखलदास बनर्जी। इनके सहयोग से इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया और एट लीस्ट इन्होंने बहुत बड़ा जो ये सभ्यता इन खंडहरों में दबी हुई थी, तो बहुत बड़ा राज लेकर के सबके सामने उपस्थित हुए और इन्होंने इसके महत्व को सबके सामने बताया। ठीक है, कि यहाँ पर लोगों को इन्होंने दिखाया कि जो 5000 ईसा पूर्व से ले करके आज तक जो खंडहरों में दबी हुई थी सभ्यता, उसको इन्होंने उजागर किया। इसके बाद में आता है, ये हो गए किससे? खोज से संबंधित जो जुड़े व्यक्ति थे। फिर आता है तिथि क्रम व काल क्रम। तिथि के संबंध में सबसे पहले जो महोदय ये मार्शल साहब थे, इन्होंने जो है किसके बारे में इसकी जो काल क्रम के बारे में जो टाइम निर्धारित किया, वो 3250 से लेकर 2750 तक का काल बताया। कि इन्होंने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक के काल को इन्होंने माना।
तो कई जो लगभग बहुत सारे लोगों ने, इतिहासकारों ने तो इनका समर्थन नहीं किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इनका समर्थन किया, जो कि इन्होंने टाइम ड्यूरेशन बताया। उसके बाद में एक कार्बन डेटिंग विधि निकल करके आती है। कार्बन डेटिंग विधि हमने कल आपको बताया था क्या होती है। कार्बन डेटिंग विधि जो कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है, या कोई भी जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है, इस कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम जो है उसके टाइम का पता करते हैं कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। तो जो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया, वो 2300 से लेकर 1750 का टाइम ड्यूरेशन दिया गया। ठीक है, तो इसको भी कुछ इतिहासकारों ने एक्सेप्ट किया और कुछ ने नहीं एक्सेप्ट किया। जनरली जो है सभी इतिहासकारों में जो एक मोटे मोटा जो टाइम ड्यूरेशन जिसने सभी लोगों ने समर्थन दिया, तो वो कौन सा था? 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक के काल को इन लोगों ने माना कि नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का काल सिंधु घाटी का काल था। ठीक है, तो ये क्या था? तिथि व कालक्रम के संबंध में जो मतभेद था इतिहासकारों में, उसके बारे में। नामकरण किस आधार पर किया था? इसके कई सारे नाम थे। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और इसके बाद में सुमेर की बेटी के नाम से भी जाना जाता है इस सभ्यता को। कांस्य युगीन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कई सारे नाम थे। उनके जो रीजन थे उसके बारे में भी हमने आपसे कल जो है आपके सामने हमने चर्चा किया था। अब लास्ट में क्या आया था? हम पहुंचे थे कहाँ तक? उत्पत्ति से संबंधित मत। उत्पत्ति से संबंधित दो मत निकल करके आए, एक देसी मत और दूसरा विदेशी मत। जो विदेशी मत थे उनमें जितने सारे अंग्रेज थे वो समर्थन कर रहे थे, और देसी मत में जो है कौन समर्थन कर रहा था? जितने हिंदू थे या भारतीय थे उन लोगों ने समर्थन किया। तो देसी मत वालों का मानना था कि सुमेर के कुछ लोग निकल करके सिंधु घाटी की सभ्यता में आकर बस गए, और उन्हीं के आधार पर, सुमेर की सभ्यता के आधार पर भवनों का निर्माण, नालियों का निर्माण किया। तो इस तरह से इन्होंने नाम क्या दे दिया? इन्होंने नाम क्या दिया कि ये, इन लोगों का मानना ये था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो भारतीयों ने नहीं डेवलप किया, बल्कि ये सुमेर की सभ्यता यानी कि विदेशियों द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, फिर आते हैं कहाँ पर? फिर आते हैं देसी मत में। देसी मत में सबसे सर्व प्रमुख थे राखालदास बनर्जी, जिन्होंने ये माना कि देसी मत के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता का वो डेवलप किया था, वो किसने डेवलप किया था? वो द्रविड़ों ने डेवलप किया था। वहीं पर एक आते हैं टीएन लक्ष्मण कुशालकर आते हैं। तो इन्होंने माना कि नहीं, द्रविड़ों ने नहीं किया था, बल्कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास किया था वो आर्यों ने किया था। जिसमें कि सभी इतिहासकारों ने मिलकर जो डिस्प्यूट था उसको खंडन कर दिया, और प्रमुखता किसको दी? सिर्फ और सिर्फ राखालदास बनर्जी को, जिन्होंने बोला था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जो है किसने किया था? द्रविड़ों ने किया था। ठीक है, तो यहां तक हम कल पढ़े थे उत्पत्ति से संबंधित मत। अब आता है क्या? विशेषता बचता है। फिर इसके बाद में सिंधु घाटी की विशेषताएं बचती हैं। विस्तार बचता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, इसके प्रमुख स्थल कौन थे, और इसके पतन के कारण क्या थे, इसके बारे में जानते हैं। तो हम पहुंचते हैं कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो कहां से लेकर कहां तक था, इसके बारे में हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार था वो कितने एरिया में था? तो वो एरिया क्या था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्या थी? फैली हुई थी। ठीक है, मोटे मोटा लगभग हम बोल सकते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो फैली हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार का जो आकार था वो कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, उसका आकार कैसा था? तो इसका आकार था त्रिभुजाकार।
इस त्रिभुज के आकार में जो है सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, जिसमें कि हम आपके सामने एक फिगर आपके सामने लेकर के आए हैं कि हमने ये क्या नाम है, ये लाइनिंग करके हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इस तरह से हमने मान लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, वह कहाँ पाया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर स्थित है, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में। तो ये जो पूर्वी स्थल था, पूर्वी स्थल में कौन सा स्थल सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी का था, तो वो था आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ पर है, यूपी में है। और किस नदी के किनारे, अगर नदी पूछता है कि किस नदी के किनारे, तो वो नदी कौन सी होगी, हिंडन नदी। इतना क्लियर हुआ ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद में ये नदी कौन सी है, तो हिंडन नदी। पूर्व में आलमगीरपुर के बाद में पूर्वी डायरेक्शन में जो पूर्वी दिशा है, इसके बाद कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं पाया गया। यहाँ तक क्लियर ना, ये क्लियर हो गया। जो पूर्वी दिशा थी वो क्लियर किया हमने। इसके बाद में हम पहुंचते हैं कहाँ, पश्चिमी दिशा में। क्वेश्चन पूछता है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होता है, सूतकांगेडोर। क्या है, सूतकांगेडोर। ये कौन सा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, मतलब कि पश्चिम में इस स्थल के बाद में कोई भी स्थल नहीं है। यहाँ क्लियर हुआ ना। अब ये कहाँ, ये सूतकांगेडोर ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ पर ये स्थल है, तो ये है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में है, कौन सी नदी के किनारे, तो वो आएगा दास्क नदी। हमने पूर्वी स्थल बताया ना कि सिंधु घाटी का पूर्वी स्थल कहाँ पर पाया गया, सबसे पूर्वी स्थल हमने आपको क्या बताया, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। नदी अगर पूछता है तो कौन सी नदी है, हिंडन नदी। वहीं पर पश्चिमी स्थल अगर पूछता है तो पश्चिमी स्थल कौन सा होता है, सूतकांगेडोर। ये कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान में है। और किस नदी के किनारे पूछता है, तो वो नदी कौन सी है, दास्क नदी। नदियों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आपने नदियों पे कमांड कर ली कि ये नदी कौन सी सभ्यता किस नदी पर डेवलप हुई, तो आपका कोई भी क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा। ये मैं चैलेंज दे रही हूँ आपको। इसके बाद में क्या आता है, हमने जाना क्या, पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल के बारे में। अब बारी आती है किसकी, उत्तरी स्थल के बारे में जानने की। तो उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा होगा, तो वो होगा मांडा। मांडा कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में क्या ये भी सभ्यता किसी नदी के किनारे थी, यस बिल्कुल थी। हर एक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे डेवलप हुई है। ठीक है, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल था वो कौन सा था, तो वो था मांडा। कहाँ पर था, ये था जम्मू एंड कश्मीर में। और ये नदी कौन सी थी, तो वो नदी थी चिनाब नदी। ठीक है, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, नदी कौन सी थी, हिंडन नदी थी। पश्चिमी स्थल कौन सा था, सूतकांगेडोर, इसकी नदी कौन सी थी, वो नदी थी दास्क। वहीं पर जो उत्तरी स्थल था, जो सबसे उत्तरी स्थल है वो कौन सा है, मांडा है। और ये किस नदी के किनारे मांडा है। और ये किस नदी के किनारे डेवलप हुई है, तो आ जाएगा क्या, ये डेवलप हुई है चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, तो हमने पूर्वी स्थल जाना, पश्चिमी स्थल जाना और उत्तरी स्थल जाना। अब बचता क्या है, दक्षिणी स्थल बचता है। तो सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा हुआ है, तो सबसे दक्षिणी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का वो है कौन सा, दायमाबाद। दायमाबाद ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। और नदी कौन सी है, नदी है गोदावरी नदी।
ठीक है। तो आप लर्न करिए, पूर्व में कौन सी नदी, पूर्व में हिंडन नदी, पश्चिम में कौन सी नदी, दास्क नदी, उत्तर में कौन सी नदी, चिनाब नदी, और दक्षिण में पूछता है कि कौन सी नदी थी, दायमाबाद किस नदी के किनारे जो है डेवलप हुई, तो उसका क्या होगा, गोदावरी नदी के किनारे। चारों डायरेक्शन पता चल गई ना, कि उत्तरी स्थल, पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल। इसको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या जाना कि जो चारों डायरेक्शन थी, उसमें जो सबसे अंतिम लोकेशन थी या सबसे अंतिम स्थल था वो कौन कौन सा था। अब आता क्या है कि इसका आकार त्रिभुजाकार था। तो त्रिभुजाकार हम मैप के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि हमने पूर्वी स्थल क्या बताया, आलमगीरपुर। मैप में आइए आप, अभी तो हमने सिर्फ डायरेक्शन बना करके समझाया था, लेकिन आपको ये हमें क्लियर करना है कि इसका ट्रायंगल कैसे बनता है। तो इसमें हमने पूर्वी स्थल क्या बताया था, आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल क्या बताया, सुतकांगेंडोर, और उत्तरी स्थल क्या बताया हमने, मांडा बताया, और दक्षिणी स्थल क्या बताया, दायमाबाद। तो ये जो पश्चिमी स्थल था, पश्चिमी स्थल से उत्तरी स्थल की ओर अगर हम ये लाइन खींच रहे हैं तो ये कहाँ लाइन पहुंचती है, यहां से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ये लाइन हुई, ठीक है। अब हम पश्चिमी की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ। पश्चिम में स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर हम जो है इस तरह से ऐसे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और दक्षिण में कौन सा ये है, दक्षिण में स्थल कौन सा है, दायमाबाद। दायमाबाद हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र ये पड़ता है। तो इसको ऐसे ऐसे इस तरह से मिलाते हुए हम कहाँ पहुंच गए, दायमाबाद पहुंच गए। और पुनः हम कहाँ पहुंच रहे हैं, वापस जा रहे हैं कहाँ पर, सुतकांगेंडोर। देखिए बच्चों, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज के आकार की आकृति हमारे सामने उभर करके आई। त्रिभुज के आकार की आकृति हमारे सामने उभर कर आई, इसी वजह से हमने इसका आकार क्या निर्धारित कर दिया, त्रिभुजाकार, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार स्टूडेंट क्या करता है, रटता रहता है, लेकिन उसके माइंड में अगर उसने अच्छे से समझा नहीं है तो वो आप रटने वाली चीजें आप कितने दिन रटेंगे। लेकिन अब आज के बाद आपकी ये कंफ्यूजन खत्म हो गई, फिर आखिरकार त्रिभुजाकार है तो किस तरह से है, ठीक है। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितने एरिया में फैला हुआ था। तो इसका जो है क्या था, क्षेत्रफल क्या था, पूर्व कहाँ है, इस तरफ है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 1600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक का क्षेत्रफल की अगर बात करता है तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक के क्षेत्रफल के लिए बताना है हमें कि इसका क्षेत्रफल कितना था, 1600 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का इसका एरिया कितना था। तो वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 1400 किलोमीटर। पूर्व से लेकर पश्चिम तक का क्षेत्रफल कितना था, तो हमारा आंसर होगा 1600। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर पूछता है तो हमारा आंसर क्या होगा, 1400 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में आता क्या है कि ये सिविलाइजेशन, ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो समुद्री एरिया को कितना कवर करता है, समुद्री तट एरिया को कितना कवर करता है। तो वो आंसर क्या होगा, 1300 किलोमीटर, ठीक है। 1300 किलोमीटर ऐसा एरिया है जो कि समुद्र के किनारे वाली एरिया को ये जो है कवर करता है, और वहां पर ये साइटें पाई गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, हमने आपको क्या बताया कि इसका क्षेत्रफल 12,99,600 और 600 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन ये पहले का आंकड़ा है,
अभी इस समय प्रेजेंट में भी कई सारी साइटों को की खुदाई की गई है, जिसमें कि कई सारे एरियाज पाए गए हैं। तो इसलिए प्रेजेंट में जो है इसका एरिया बढ़ करके कितना हो गया है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर प्रेजेंट का पूछता है कि वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, कितना है, तो वो क्या आएगा, 20 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा आंसर होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र है, तो वो कितना है, और वर्तमान नहीं पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग लिखना है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। कि अगर जनरल पूछ रहा है तो आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर आंसर आपका होना चाहिए लगभग में, और जो एग्जैक्ट पूछता है तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर देंगे। अगर जब वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तब हम देंगे क्या, कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर।